नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, हाल फिलहाल की है, बहुत नजदीक की है। प्रदेश वही अपना उत्तर प्रदेश, जिला बदायूं। परसों किसी ने कमेंट किया कि साहब ऐसा लगता है कि सारे अपराध उत्तर प्रदेश में ही हो रहे हैं, आप कहीं और के अपराध की बात नहीं करते हैं। मैं कई बार बता चुका हूं कि जहां का अपराध जिसमें कोई बात समझने वाली, समझाने वाली, सावधानी रखने वाली या समाज से रिलेटेड ऐसी कोई बात जिसको लोग समझना चाहते हैं या जानना चाहते हैं, मैं उन घटनाओं का जिक्र करता हूं, वो चाहे जहां की हो। कोई प्रदेश ऐसा नहीं बचा होगा जहां की घटनाओं का मैंने जिक्र न किया हो। और कोशिश करता हूं कि इस तरह की घटनाओं से हमारे कम से कम किस्सा गोई परिवार के लोग ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस या ऐसा ज्ञान अर्जित करें कि उनके या उनके जानने वाले किसी के साथ इस तरह की घटना न हो। छोटी घटनाएं, बहुत छोटी घटनाओं का मैंने जिक्र किया होगा, लेकिन उसमें बड़े बड़े मैसेज अंतर्निहित हैं, समझने की बात है। मैंने बताया जिला बदायूं, तारीख थी 10 अक्टूबर 2023। शहर का थाना है सिविल लाइंस, बड़ा पुराना थाना है। मैं चूंकि बरेली में जब था तो बदायूं उसी रेंज का जिला था। बहुत बार मेरा आना जाना हुआ है। सिविल लाइन थाने पर 10 अक्टूबर को दोपहर में एक वृद्ध महिला, उम्र 85 वर्ष, अपने साथ अपने स्वर्गीय बेटे की 10 साल की बेटी यानी उसकी 10 साल की नतिनी और 2 और छोटे छोटे बच्चों को लेकर पहुंची। जैसे होता है, बाहर से पूछना शुरू किया। चौकी उसने पहरे पर जो सिपाही होता है, क्या काम है, कैसे आई हो, किससे मिलना है। बुजुर्ग महिला ने कहा कि मैं सिर्फ एसओ से बात कर दूं, या फिर कोई महिला सब इंस्पेक्टर हो तो मेरी उससे बात करा दीजिए। भीतर पहुंची, ऑफिस वालों ने क्या बात है, कैसे आई। बहरहाल उस महिला ने भी जिद की और इंस्पेक्टर जब आए तो उन्हीं से बात की। तब तक वो इंतजार करती रही थाने के बाहर, तमाम जो बेंच लगी होती हैं उन पर बैठकर। प्रभारी निरीक्षक सिविल लाइंस के आए और उसने बताया कि साहब देखिए, ये मेरी 10 साल की नतनी है और इतिहास बताने से कोई फायदा नहीं। हम लोग घर से बेघर हो गए हैं, खाना बदोश हैं और बहुत सालों से खाना बदोश हैं। हमारे बगल में एक जूते की फैक्ट्री है, बॉबी जूता फैक्ट्री। कल शाम को मेरी इस नतिनी को मेरे सामने ही संभल के रहने वाले 2 लड़के जो उस जूता फैक्ट्री में काम करते हैं, उन्होंने बुलाया और उससे कहा कि ये पैसे ले लो, दूध के पैकेट ले आओ, जल्दी आना, हम लोग फैक्ट्री में मौजूद हैं। आना जाना चूंकि लगा रहता था, ठीक बगल में वो फैक्ट्री थी, तो वो गई, दूध ले आई और दूध लेके उन्हें फैक्ट्री में पहुंचाने के लिए गई। पूछा तो पता लगा कि वो दोनों और मालिक गोदाम में हैं। जैसे ही बच्ची गोदाम में पहुंची, उन तीनों ने इसे खींच लिया और बारी बारी से इसके साथ दुष्कर्म किया। इसे बताया कि अगर किसी से बताया तो कल ही तुम्हें जान से मार देंगे, तुम्हारी लाश का भी पता नहीं लगेगा, तुम्हारी बूढ़ी दादी क्या करेंगी। ये इतना डर गई, जब आई ये करीब 1.5 घंटे बाद लौटी तो ये लड़खड़ा के चल रही थी, ठीक तरीके से चल नहीं पा रही थी और बहुत बुरी हालत थी मेरी नतनी की। मैं पूछती रही क्या बात है, क्या बात है, लेकिन वो सो गई, रात का खाना भी नहीं खाया। मैं भी चिंता में थी, पता नहीं क्या बात है, समझने को तो मुझे अंदाज लग गया था, लेकिन मैं
उसी से पूछना चाहती थी क्या है और कौन है। अगले दिन फिर जब वो सोकर उठी तो उसे नहलाया धुलाया, थोड़ा बहुत उसे खाना खिलाया और तब पूछना शुरू किया। पहले वो जार जार रोती रही। घंटों रोने के बाद उसने पूरी बात बताई। दादी परेशान हो गई और उसे लेकर बोले थाने चलते हैं। बाकी दो छोटे बच्चे थे, थाने का नाम सुनकर वो बेचारे रोने लगे, पुलिस का नाम सुनकर, और वो भी दादी के साथ हो लिए। और हम यहाँ पर आए हैं। ये बहुत इंस्पेक्टर ने जब सुना तो समझ गए कि बहुत ही गंभीर प्रकृति का मामला है। अभी ये टीवी में भी आएगा, अभी हल्ला होगा, अभी यहाँ ओबी वैन आ जाएंगी। महिलाओं के प्रति अपराध और खासकर छोटी बच्चियों के प्रति अपराध पर संवेदनशीलता पिछले सालों में बढ़ी है। अब छिपाने के बजाय लोग बिल्कुल जिसे कहते हैं कि आगे आकर बताने में गुरेज नहीं करते हैं। फोर्स इकट्ठा की गई, मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस फैक्ट्री में भी पहुंची और उस गोदाम की जगह को भी देखा। बिल्कुल जो बात दादी ने बताई थी वो बिल्कुल सही दिखाई दी, जो मौके पर जो चीजें मिली। सीओ सिटी आलोक मिश्रा को इस घटना के अनावरण, कारण और कैसे हुआ उसकी उसकी डिटेल के लिए लगाया गया। बहुत टाइम नहीं लगा और जिन 3 लोगों के बारे में दादी ने बताया था और फिर उस बच्ची ने महिला सब इंस्पेक्टर को डिटेल में बताया था, उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। दादी ने जो इसकी डिटेल बताई और बच्ची ने जो महिला सब इंस्पेक्टर को इसकी डिटेल बताई, वो रूह कपा देने वाली डिटेल है। थोड़ी देर में ही जैसे ये हल्ला हुआ मुकदमे का, लोग पकड़े गए, बड़े लोग थे, फैक्ट्री के मालिक थे, मालिक का मतलब बच्चा था, बेटा था। फौरन सारे लोग जान गए और सारे अखबार वाले और टीवी वाले घर पर टूट पड़े। लोग पहुंचे तो एक रिहायशी निर्माणाधीन मकान के सहन में वो चारों तरफ चद्दर लगा के भीतर फर्श पर बिछाने की जो जगह है वो लगाकर वो उसमें ये पूरा परिवार रहता था। ये बुजुर्ग महिला और इसके साथ 3 बच्चे भी रहते थे। घटना के बारे में बुजुर्ग महिला ने उन सभी को, जैसा उसने थाने पर बताया था, उन सभी को बताया कि जहां हम रहते हैं वहां पास में उंगली दिखा के बताया कि बॉबी की जूते चप्पल बनाने का कारखाना है। उसके यहाँ संभल के 2 लोग राम बाबू और सोनी रहते हैं बतौर कर्मचारी। दोनों कभी कभार आते जाते हैं, चूंकि यही रास्ता निकलने का है, यही रास्ता जाने का है। बाहर अगर बैठी हूँ तो दादी कैसी हो, दादी कह के ही पुकारते थे और हालचाल कभी कभार ले लिया करते थे। उस दिन राम बाबू ने मेरे सामने ही मेरी पोती को बुलाया। पोती का नाम है लेकिन नाम लेना उचित नहीं है, नाबालिग है और बहुत छोटी उम्र की है। उसको बुलाया और कहा कि इससे दूध मंगवाना है दादी। तो दादी ने कहा ठीक है मंगवा लो। उसे रुपए दिए और उससे कहा कि दूध लेकर बहुत जल्दी आना, हम लोग पहुंच रहे हैं फैक्ट्री में। जैसे ही वो दूध लेकर कारखाने में पहुंची, उसे बॉबी और सोनू ने पकड़ लिया। उसके साथ गलत काम किया। जब ये दोनों गलत काम कर चुके तो राम बाबू ने भी उसके साथ दुष्कर्म किया। तीनों ने करीब 1.5 घंटे बाद उसको छोड़ दिया। जब वो घर आई तो बिल्कुल चलने लायक नहीं थी। मैं देखते ही समझ गई। मैंने बहुत पूछा लेकिन वो सिर्फ रोती रही, इतनी डरी थी। बस वो कहती रही कि नहीं दादी हम गिर गए, हमें चोट लग गई, इस तरह की बातें वो करने लगी। खाना बन गया था, खाना खिलाने की कोशिश की, उसने खाना भी नहीं खाया। वो भूखे पेट ही सो गई। और अगले दिन जब उससे पूछा बहुत पुचकार के संभाल के, तो उसने पूरी बात
बताइए। पूछने वालों ने पूछा, आप यहाँ रहती हैं, आपका मकान कहाँ है? उसने कहा कि बहुत दुख भरी कहानी है इसकी, अब हमारा कोई मकान नहीं है। बहुत रूधे गले से उसने बताया कि हम लोग करीब 10 साल पहले यहाँ आए थे। हमारा गांव इसी जिले में है। 19 साल पहले मेरे बेटे की शादी हुई। बेटे को एक अच्छी प्राइवेट नौकरी बदायूं शहर में मिल गई। वो मुझे और अपनी पत्नी को गांव से यहाँ ले आया और फैक्ट्री के पास ही जहाँ वो काम करता था, एक अच्छे से किराए के मकान में हम सभी लोग रहने लगे। शादी के 2 साल बाद उसे एक बेटी हुई थी। उसके बाद फिर 4 बच्चे और हुए, यानी मेरे बेटे की कुल 5 संतानें थी। लेकिन मेरी बहू को शहर में आने और बसने के बाद महंगे महंगे शौक की आदत पड़ गई। महंगे कपड़े और बाकी चीज़ें जो होती हैं महिलाओं के पसंद की, वो महंगे महंगे शौक पड़ गए और धीरे धीरे पति पत्नी में पैसे को और सामान खरीदने को लेकर चिक होने लगी। रोज शाम को फैक्ट्री से आते ही उसका झगड़ा अपनी पत्नी से होता था। पहले उसने कभी शराब नहीं पी, लेकिन रोज रोज की इस झंझट के बाद वो धीरे धीरे शराब पीने लगा। कुछ दिन तक तो हमें भी नहीं पता लगा, लेकिन बाद में वो शराब के नशे में चूर होकर घर आया करता था। इतनी शराब पी कि 5 साल पहले मेरे बेटे की मृत्यु हो गई। उस समय मेरी बहू के पास 6 महीने का एक बच्चा था और बाकी बच्चे, यानी सबसे बड़ी लड़की और उसके बाद के 3 और बच्चे, वो सब साथ ही साथ रहते थे। लेकिन अचानक एक दिन मेरी बहू उस 6 माह के बच्चे को लेकर चली गई। मैं आज तक नहीं जान पाई कि वो किसके साथ गई। ये तो समझ गई कि जिसने भी इसका खर्चा पूरा किया होगा, ये उसी के साथ भाग गई होगी। फिर उसने बताया कि जो लड़की बड़ी हो गई थी, 17-18 साल की हो गई थी, उसका मोहल्ले वालों ने मिलकर उसकी शादी कर दी। लेकिन हम इस स्थिति में नहीं थे कि मकान मालिक का किराया दे सकें। मकान मालिक ने एक दिन अपने लोगों के साथ मेरा पूरा सामान अपने घर के बाहर फेंक दिया। एक सहृदय पड़ोसी ने अपने सहन में इनसे कहा कि तुम लोग यहीं रह लो, जब तक कि कोई और इंतजाम नहीं हो जाता तुम यहीं पर रहो। हम लोग वहीं रहने लगे। पत्रकारों ने रेप पीड़िता या बलात्कार की पीड़िता, सामूहिक बलात्कार की जो पीड़िता थी, उससे भी बात करने की कोशिश की। प्रेस का काम है, जो भी सामने मिलेगा पूछेंगे। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेने की उनको जल्दी रहती है, ब्रेकिंग करने के लिए। लेकिन वो पूरा समय अपनी दादी के पास बैठी रही, डरी थी, सहमी थी और बार बार दादी का हाथ पकड़ रही थी। आप कम्युनिटी में कुछ फोटोग्राफ्स और छोटे शायद वीडियो हैं, वो देखिएगा, आपको अंदाज लग जाएगा कि कितनी डरी हुई थी। प्रेस वालों से बात करते समय बच्ची ने एक बात कही। उसने कही कि वो लोग बहुत गंदे हैं। पूछा गया कौन लोग, उसने नाम भी बताया कि ये 3 लोग हैं, ये बहुत गंदे हैं और उस दिन उन्होंने हमारे साथ गंदा काम किया और ये कहा कि अगर किसी से कहा तो तुम्हें जान से मार देंगे, बस चुप रहो। पड़ोसियों ने बताया कि साहब अब समय खराब है इस पूरे परिवार का, कहाँ इतने बढ़िया मकान में ये रहते थे। बेटा मर गया, बहू चली गई, एक छोटा बच्चा अपने साथ ले गई, बाकी बच्चों को एक बुजुर्ग दादी के हवाले छोड़ गई। मकान मालिक ने निकाल दिया, सहन में रहते हैं वो खुद और लोगों के घर में मजदूरी करके। और एक और बेटा इसका है जो
कहीं काम करता है टिफिन सर्विस में। ये दोनों जो कुछ पैसा पाते हैं उससे इनकी दाल रोटी चलती है। इसी सहन में इन्होंने एक चूल्हा बना रखा है और यही 85 साल की दादी रोज सुबह शाम इनका खाना बनाती है। बच्चे सहयोग जरूर करते हैं लेकिन वो किसी को खाना बनाने नहीं देती है, अपने हाथ से बनाती है और अपने हाथ से खिलाती है। तीनों मुलजिम को जब सीओसिटी की टीम ने पकड़ लिया, बात को वेरीफाई कर लिया, बच्ची को मेडिकल के लिए भिजवा दिया। मेडिकल की रिपोर्ट अभी शायद आई न हो, इतनी जल्दी आती भी नहीं है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि बच्ची के साथ न्याय जरूर होगा। आज की घटना। अब आप सोचिए कि एक भरा पूरा परिवार जब खाना बदोश हुआ तो दुखों का पहाड़ इस परिवार पर टूट पड़ा। एक बच्ची बड़ी हुई, पूरे मोहल्ले ने मिलकर उसको शादी, उसकी जब मोहल्ले वाले भी जान गए कि साहब बड़ी हो रही है, लोग आसपास चक्कर लगाना शुरू हो गए, मोहल्ले वालों ने मिलकर एक लड़का ढूंढ के उसकी शादी कर दी, उसे विदा कर दिया। दूसरी बच्ची भी सिर्फ 10 साल की हुई थी, मतलब बड़ी होना शुरू किया था उसने, लेकिन वो जैसे ही बड़ी होने लगी, ये जो काम पिपासु गिद्ध हैं ये चारों तरफ मंडराने लगे और एक दिन इन गिद्धों ने सारी सीमाएं पार कर दी और उस नन्ही जान के साथ 3-3 दरिंदों ने सामूहिक बलात्कार किया और इतना डरा दिया कि वो अपने साथ हुई इस घटना को उस दिन अपनी दादी से भी बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। ट्रॉमा इतना उसके दिमाग में, शरीर में रहा होगा कि उसे खाने की भी सुधि नहीं थी, बिना खाए सो गई। अब आप सोचिए, गरीबी का इतना गंदा मजाक बनाया इन दरिंदों ने कि सोचकर भी घिन आती है। ऐसा लगता है कि अगर कोई गरीबों में भी बहुत गरीब है, अति गरीब है, तो उसे जीने का हक ही नहीं है। मैं समाज की बात कर रहा हूं, कानून तो सबके लिए बराबर है, लेकिन समाज इस दृष्टि से देखता है कि इन्हें जीने का भी हक नहीं है। उनके घर की लड़कियां और महिलाओं को तो 2 मिनट में ये जो मडराने वाले गिद्ध हैं, अगर कोई पूछ ले कि भाई यहाँ क्यों चक्कर लगा रहे हो, तो ये बताएंगे साहब बाजारू लड़कियां हैं या बाजारू महिलाएं हैं। 2 मिनट में इनको बाजारू बता देंगे आसपास के लोग, उसी समाज के लोग जिस समाज से वो भी थी। कभी अच्छा दिन था, अब आज उसका बुरा दिन है। समय की मार से ये परिवार ऐसा बिखरा कि सड़क पर आ गया। परिवार बदायूं के ही एक गांव में रहता था। बेटी की शादी हुई, बहू आ गई। बदायूं से ही बेटे को, बदायूं शहर में ही बेटे को एक अच्छी प्राइवेट नौकरी मिल गई। माँ और पत्नी को शहर ले आया, फैक्ट्री के पास ही किराए का अच्छा मकान ले लिया। 5 बच्चे हुए। सब कुछ ठीक ठाक, राजी खुशी, हंसी खुशी चल रहा था। शहर आते ही बहू के नखरे और खर्चे बढ़ते गए। पत्नी को महंगे शौक पूरा करने की आदत पड़ गई और पति पर पत्नी, मां और 5 बच्चों की जिम्मेदारी थी। बच्चे बड़े हो रहे थे, उनकी पढ़ाई, उनके कपड़े, पत्नी के नखरे, माँ की देखभाल, दवाइयाँ, ये सब उसके सिर पे था और वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था। लेकिन पत्नी, जैसा आप जानते हैं, उस पे क्यों खर्च कर रहे हो, उस पे क्यों खर्च कर रहे हो, मतलब हम पे खर्च करो। रोज रोज की चिक चिक से घर आते ही चिक चिक शुरू। परेशान हो गया, उसे शराब की आदत पड़ गई और पीते पीते वो 5 साल पहले मर गया। पत्नी का जो कोई भी उसका शौक पूरा करने में सक्षम था, वो उसे लेकर भाग गया। पत्नी सबसे छोटे वाले बच्चे यानी 6 माह के बच्चे को अपने साथ ले गई। किराया नहीं मिला, मकान मालिक ने
सारा सामान सड़क पर फेंक दिया। 80 साल की दादी 4 पोते पोतियों को लेकर सड़क पर आ गई। किसी पड़ोसी ने, बड़े दिल का पड़ोसी होगा, अपने मकान के सहन में कहा कि तुम लोग इसमें रह लो, खाली है, खुला हुआ है, इधर उधर के लोग आकर बैठते हैं, तुम ही लोग रह लो, क्योंकि उसने इनकी परेशानी नज़दीक से देखी थी। चद्दरों की ओट से उन्होंने एक छोटी सी आड़ बना ली, उसी में चूल्हा बना लिया, उसी में फर्श पर चद्दर बिछा के ये सोते रहे सभी बच्चे। इसी बीच बड़ी वाली बच्ची जब बड़ी हुई तो मोहल्ले वालों ने मिलके उसकी एक शादी करा दी। वो ससुराल चली गई और अपने राजी खुशी से अब भी रह रही है। बुजुर्ग महिला 80-82 साल की वो, और एक बेटा जो टिफिन सर्विस में काम करता है, उन दोनों से जो आय होती थी, जो पैसा मिलता था, उससे पूरे परिवार का दाना खाना चलता था। बाकी आसपास के जो पड़ोसी थे, अच्छे पड़ोसी थे, समय समय पर तिथि, त्योहार, तीज, इन सब में इन लोगों को कुछ न कुछ उपहार या खाने का सामान दे दिया करते थे। मुश्किल से, मतलब अगर समय का मारा हुआ ऐसा परिवार आप ढूंढने निकलें तो बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे। हालांकि हर मोहल्ले में, हर गांव में 1-2 परिवार ऐसे होते हैं, लेकिन बिरले ही हैं ऐसे जो समय के मार से टूटते 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 बिखर जाते हैं और सड़क पर आ जाते हैं। और गरीब, लावारिस और खाना बदोश लड़कियां और महिलाओं को ऐसे कामांध गिद्ध खिलौना समझने लगते हैं और मनमानी करते हैं। ये जो तीनों जेल गए हैं, उनके पैरोकार और परिवार वाले उसी दिन से कहने लगे होंगे कि ये सब चरित्रहीन थी। अब सोचिए किसको चरित्रहीन कह रहे हैं, 85 साल की उस बुजुर्ग को या 10 साल की इस बच्ची को, लेकिन कह जरूर रहे होंगे कि पैसे की लालच में ये मुकदमा लिखवाया इन्होंने। फला टाइम में आए थे, मुझसे 10,000 मांग रहे थे या 5,000 मांग रहे थे, मैंने मना किया, तो रेप का मुकदमा। ये बड़ा कॉमन बहाना है। आप अपने आस पड़ोस में देख लीजिए, जब भी इस तरह के मुकदमे लिखे जाते हैं, फौरन पूरा परिवार एक स्वर में कहता है कि पैसे के लिए रेप का मुकदमा। गलत भी लिखाते हैं लोग, लेकिन वो दुश्मनी वाले, एक दूसरे के खिलाफ बड़े स्तर पे जो झगड़ा होता है उसमें लिखाए जाते हैं। लेकिन इस तरह के गरीब, अति गरीब परिवार के लोग इस तरह का काम नहीं करते हैं। उन्हें 2 जून रोटी के लाले पड़े होते हैं और वो उसी मोहल्ले के या गांव के पार्ट होते हैं। तो ये जो लोग इनके घर के और पैरोकार होंगे, परिवार के होंगे, बड़ा आदमी है, फैक्ट्री का मालिक है, ये पैसा लेकर उसके पास भी जाएंगे कि ये किसी तरह होस्टाइल हो जाए, डराएंगे, धमकाएंगे कि ये नहीं करोगी तो वो कर देंगे, वो नहीं करोगी तो वो कर देंगे। कोशिश करेंगे कि ये मुकदमे में होस्टाइल हो जाए और अपना बयान पुलिस के सामने बदल दे, इसलिए कि ये दरिंदे तुरंत छूट जाएं। पुलिस और बाकी सरकारी महकमे जो इस प्रोसेस में शामिल होंगे, जिनमें डॉक्टर भी हैं, अदालत के मुंशी भी हैं, वकील भी हैं, ये सब बहती गंगा में हाथ धोएंगे, क्योंकि ये पैसा लेके घूम रहे होंगे कि कैसे भी करके इन बच्चों को, घर वालों को, अपने बेटे को छुड़ाना है। अब देखना यही है कि विवेचना और उसके बाद अदालत में मुकदमे का क्या हश्र होता है। मुझे तो हश्र पता है, लेकिन बदायूं से हमारे बहुत ढेर सारे सुधी श्रोता किस्सा गोई के सदस्य हैं, परिवार के सदस्य हैं। मैं उनसे अपील करूंगा कि निगाह रखिए और इसमें जो भी अपडेट हो कमेंट में जरूर लिखिए, ताकि मैं सबको बता सकूं कि कितना डराया गया, कितना धमकाया गया, कितना पैसे की लालच दी गई, कैसे जबरदस्ती ले जाके पुलिस के सामने कहा गया कि साहब मैंने झूठ मुकदमा लिखा दिया था। ऐसा कुछ हुआ नहीं था। 4 लाइन का लिखा के और फिर पुलिस की बल्ले बल्ले हो जाएगी, वो भी इसमें FR लगा के इतिश्री कर लेगी।
और वो तीनों दरिंदे जेल से छूट जाएंगे। देखिए, आज की घटना पर एक बहुत मशहूर गाना है, बहुत मशहूर, 1960 का गाना है, फिल्म है पतंग। लता मंगेशकर जी ने इसे गाया है। मैं लिंक कम्युनिटी में पोस्ट कर रहा हूं। पुराने लोगों ने तो खैर जरूर जरूर सुना होगा, लेकिन नए युवाओं ने, जिनकी उम्र अभी 30 साल 25 साल है, उन्होंने कभी नहीं सुना होगा। और आज मैं पहली बार इस गाने को सुनने के लिए सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अपील कर रहा हूं, इसे सुनिए जरूर। कितना मौजू है आज की इस घटना पर कि देने वाले किसी को गरीबी न दे, देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। ये परिवार गरीब भी था, बदनसीब भी था, एक छोटी सी बच्ची भी थी, और उस पर भी दुखों का पहाड़ इन दरिंदों ने उसके साथ जो किया, वो मैं क्या बताऊं। 10 साल की बच्ची, 3 दरिंदे। इसलिए इस गाने को सुनिएगा। इसकी एक एक लाइन में आप इस पूरे परिवार को, इस पूरे घटनाक्रम को पाएंगे। आशा है आप ये गाना जरूर सुनेंगे और मेरी बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।